कैट 2024 के स्लॉट फर्स्ट में जितने भी क्वांट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है प्रवेश श्रीवास्तव, और जैसा कि आप मेरे शॉर्ट्स में हमारे चैनल के देख रहे होंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट उसका भी जो शॉर्टेस्ट अप्रोच है कि कुछ और हम और बेहतर कर पाए इन क्वेश्चंस के लिए, जिससे आने वाले कैट एग्जामिनेशन में आप लोग और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ अपने एग्जाम को। क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या लॉजिक्स हैं जिनको हम लॉग में अप्लाई कर सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू, जो कि हमारे एक्चुअल कैट क्वेश्चन है 2024 स्लॉट फर्स्ट में पूछा गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल जो कि हमारा कैट 2024 के स्लॉट वन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, जो ये सवाल आपके पास दिया हुआ है, ये सिर्फ एक सिंगल लॉजिक पे बेस्ड है। कौन सा लॉजिक? कि आप किसी भी नंबर को, किसी भी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है उसको आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हो, सिर्फ उतने लॉजिक पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बहुत ही आसानी से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, ऐसा कुछ था, और मैंने बोला इसको आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो तरीका है आपको यहाँ पे वो थोड़ा पता होना चाहिए कि हम कैसे बनाते हैं। देखो, जो भी x का कॉफिशिएंट होगा, ये इसका आपको करना है हाफ। हाफ मतलब 2 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 1। जो भी x का कॉफिशिएंट है उसको करो हाफ और उसका कर दो स्क्वायर। तो अगर जो हमने हाफ करके जो नंबर आया उसका स्क्वायर कितना आ गया है हमारे पास, 1 आ गया है। तो हम यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो होगा ना, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा। और प्लस अगर आप 1 यहां ले जा लेते हो तो यहां पे 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो नंबर आया, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर और दिस इज द स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बन जाएगा। तो हमें बस ये पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को करने के लिए कि किसी भी एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक को हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, x के कॉफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर के थ्रू ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम वहां पे उसको परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, जो आपका पहला सवाल था कितना आसान बन चुका है। और दूसरी चीज एक और याद रखना आप कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर आपका 0 है, तो क्या यहाँ पे हमें ऐसा बोलना पड़ेगा कि x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, और z वाली जो पूरी टर्म होगी ये भी क्या होगी, 0 होगी। एक आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हो। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन हमारा था ये। जैसे आपने पहला स्लॉट आप देने गए और आपने क्वेश्चन खोला और ये क्वेश्चन आपका खुल गया, तो आपको डायरेक्ट अपनी शीट पे जो अरेंज करना था वो सीधा क्या अरेंज करना था, a की वैल्यू तो आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है 3 प्लस a, तो बस सीधा आपको यहां से स्टार्ट करना है कि a को वो वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करना है बस। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जैसे 4, इस वाली इक्वेशन को देखना आप, सेकंड वाले को, 4x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमको क्या करना था, इक्वल टू में 0 करना है। इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखते हैं 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सॉरी इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। बस ये करा हमने। ठीक है, कुछ भी सॉल्व नहीं करा है, सिर्फ नंबर्स को उधर से उठा के उधर ले गए हैं। ठीक, अब देखिए क्या करना है, यहां से अगर आप 4 कॉमन ले लेते हो, 3 प्लस आपने 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया। अगर अब आप ये करते हो, 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हो, देन यू विल गेट 3/4 प्लस ये तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका फाइनल इक्वेशन। ठीक है, कुछ भी सॉल्व नहीं करा है, बस अब यहां पे हमारा रोल स्टार्ट होता है कि आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हो। परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको इसको बनाना होगा तो आप क्या करोगे, इसमें देखो x वाली टर्म को आप सिर्फ अभी देखना, सिर्फ x वाली टर्म को देखो, एक्स स्क्वायर
और माइनस एक्स, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, 1 का आधा कितना होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो अगर आपको x वाली टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1/4 यहां पे करना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब सिर्फ y वाली टर्म को देखना, सिर्फ y को हमने क्या लिखा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस y को एज इट इज लिख दिया, और प्लस y का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो यहां पे भी आपको 1/4 चाहिए तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और प्लस सिमिलरली z को भी अगर आप देखते हो तो z स्क्वायर तो यहाँ पे था ही, प्लस z भी था, और प्लस 1/4 अगर मिलेगा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे देखा हमारे पास टर्म तो ये वाली थी, लेकिन 1/4 1/4 1/4 और आ चुका है, और हमारे पास एक बाहर एक नंबर था 3/4, तो क्या हम 3/4 को ऐसा बोल सकते हैं कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऐसा बोल सकते हैं? तो आप सीधा ये बोल सकते हो कि ये 3/4 जो था ना, 1/4 1/4 1/4 को आपने इधर अंदर शिफ्ट कर दिया, तो यहां से ये 3/4 अब यहां से हट चुका है, यही वाला आपका अंदर जा चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन बनी वो क्या बनी, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अभी हमने क्या बोला था कि अगर ये तीनों स्क्वायर 0 हैं, इट मींस कि आपका ये जो है ये टर्म भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो क्या अगर ये 0 हो गया तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 1/2 होगी, y की वैल्यू माइनस 1/2 होगी, और z की वैल्यू भी क्या होगी माइनस 1/2 होगी, ठीक है। इस पे हमने कई क्वेश्चंस करे हैं अलजेब्रा में। 1/2 माइनस 1/2 z भी माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आपके पास ये तीनों निकल चुका है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, a की वैल्यू निकालने को बोलता है, तो a क्या है 4 टाइम्स ऑफ, a क्या है 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 1/4, प्लस वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये भी 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है स्क्वायर, और प्लस z का स्क्वायर मतलब ये भी 1/4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा 4 इंटू 3/4, मतलब आंसर जो था इस क्वेश्चन का वो था 3। तो कैट में बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था ये, ऐसा नहीं था कि इस क्वेश्चन को हम स्किप करें छोड़ें, हमने नहीं पढ़ा है, इतना हमें करना पड़ेगा, इतना एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आप कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखते हो आपके माइंड में कुछ चीजें चलनी चाहिए कि हम ये इस वाले क्वेश्चन में ये मेथड लगेगा, इसमें ये लगेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है तो हमें एपी का सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब माइंड आपका उस हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कैट क्वेश्चन में, कैट के क्वेश्चन एग्जाम में एक अच्छा खासा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखो, जैसे अभी मैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर रहा था और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो किसका आया है, सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको एपी जैसे ही उसने बोल दिया, जैसे ही एपी बोला गया तुरंत आपके माइंड में एपी के सम का फॉर्मूला आना चाहिए, एपी के एनएट टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे सम जैसी तो कुछ बात कर नहीं रहा है, उसने ये बोला कि x1 x2 x3 अप टू x100 100 टर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं, दैट ऑल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो सब एपी में है। एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उनके बीच उसको हम डी बोलते हैं। जैसे मान लो 6 9 12 15 18, दीज ऑल टर्म्स आर इन एपी, जिसमें जो फर्स्ट टर्म ए है वो 6 है और जिनका कॉमन डिफरेंस है, सबके बीच में जो बराबर डिफरेंस है वो है 3 का, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एनएट टर्म का फॉर्मूला, मैंने बोला ना आपके माइंड में चलना चाहिए, तो जो एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं किसी भी एपी सीरीज का, ए इज व्हाट, ए इज फर्स्ट टर्म, अगर मैं किसी भी एपी सीरीज का आपसे फिफ्थ टर्म बोल दूं तो आप क्या बोलोगे सर, ए प्लस 4d। अगर मैं बोल दूं नाइन्थ टर्म तो आप बोलोगे ए प्लस 8d। अब ये चीज हमारे माइंड में चलना चाहिए कि अगर लिखा है 16 टर्म तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस 15d, अगर लिखा है 22वीं टर्म तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 21d। बस उसी चीज का यहाँ पे हमें यूज करना है। उसने सबसे पहले आपको ये वाला बताया कि फिफ्थ टर्म जो है वो -4 है, तो क्या आप फिफ्थ टर्म को अब बिना सोचे समझे अपनी शीट पे सीधा a प्लस 4d लिखते? फिफ्थ टर्म को आप क्या लिखोगे, फिफ्थ टर्म जो आपका होगा वो आप डायरेक्टली a प्लस 4d लिखोगे, ठीक है।
तो अगर फिफ्थ टर्म a प्लस 4d की वैल्यू कितनी है, -4 हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको आपने अरेंज कर दिया, बस इतना ही अभी हमने सॉल्व करा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए जैसे इन दोनों के पास 2 था, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो सीधा, इज इक्वल टू x11 प्लस x13/2, लिख सकते हो ऐसा? जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो, हाँ अभी कर रहा हूँ कॉल ना, क्लास ले रहा था। ठीक है, ओके। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं x11 प्लस x13/2। अब यहां से हमें एक चीज और सीखने को मिलेगा कि x11 प्लस x13 के बीच वाली टर्म कौन सी होगी। x11 और x13 के बीच कौन सा होगा, x12 होगा। तो कोई भी एपी सीरीज इस तरह का बनता है ना, तो इसको आप एक चीज और लिखना सीखो कि 11 और 13 के बीच में कौन आएगा, 12 टर्म आएगी, तो हम इसको x12 भी लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई ऐसे ही कुछ आई, प्लस x9 इज इक्वल टू x 12th टर्म की वो बात कर रहा है। इनको भी ना आप इसी फॉर्म में लिख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इनको भी उसी फॉर्म में लिख दो। 6 टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 5d, बिना सोचे। 9 टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस 8d, बिना सोचे। 12 टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस 11d, लिख सकते हो। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी नहीं है, सिर्फ आपको नंबर्स को शिफ्ट करना है। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी कितना, 8 और 5 13, 13 उधर जाके 11 से माइनस होगा तो -2d। a की वैल्यू आ गई आपके पास -2d। जैसे ही आपके पास a -2d आया, सीधा आप यहां पे जाओ, a की वैल्यू डालो -2d प्लस 4d इज इक्वल टू -4। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2d की वैल्यू -4 है, तो हमारे पास d कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास d आ चुका है तो आप इस d को उठा के यहां पे डाल दो, तो आपके पास a आ जाएगा। a की वैल्यू क्या थी आपके पास, -2d था, तो a इज इक्वल टू -2d की वैल्यू क्या है, -2 है। तो आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। a 4 आ गया और d आ गया -2। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हमसे जो आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है 100 टर्म कौन सी होगी, x 100 इक्वल्स 100 टर्म कौन सी होगी। तो जो हमारी 100 टर्म होगी x 100 को क्या आप लिख सकते हो a प्लस 99d, बिना सोचे, बिना सोचे क्या आप ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। a की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 4 है, a की जगह हमने 4 डाल दिया, प्लस 99 इंटू डी आपने निकाला था, -2 था, तो 99 का डबल इज 198 माइनस का और प्लस का यहाँ पे 4 है, तो जो आंसर हो जा गया हमारा वो माइनस का 194 हो गया। जो आंसर होगा आपका 194 निगेटिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा और आपने मेरा अप्रोच देखा होगा। अप्रोच क्या मतलब, अप्रोच इस क्वेश्चन का ये था कि जैसे ही एपी का क्वेश्चन आया, हमारे माइंड में तुरंत ये चलना चाहिए कि 45th टर्म को हम a प्लस 44d लिख सकते हैं। सिर्फ उतने पे हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको ये लिखना नहीं भी जानते हो ना, फिर भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप x प्लस x11 को यहाँ पे क्या लिख देते, a प्लस 10d, x13 को क्या लिख देते, a प्लस 12d लिख देते, तो वहां से भी हमारा काम बन सकता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैट का, जो बिल्कुल भी स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगा ही नहीं कि हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, बिल्कुल भी। इसको हम बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको क्या बनानी है, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रांग बनाना है। एग्जाम में थोड़ा सा सिलेक्टिव अप्रोच लेके चलना है। लेट से मुझे टाइम एंड वर्क करना नहीं आता, वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको टाइम एंड वर्क ना आता हो। इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम, तो अगर इन केस आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता और वहां पे पहला सवाल टाइम एंड वर्क का खुला, तो आपको बिल्कुल जज्बाती होके नहीं सोचना कि मुझे अटेम्प्ट करना ही है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना। अगर आपको नहीं आता उसको स्किप करो, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव अप्रोच। सिलेक्टिव अप्रोच से चलोगे, अच्छा खासा परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कैट 2024 के स्लॉट फर्स्ट का। ठीक, बोलता है इफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। चलो मैं तीनों इक्वेशन यहाँ पे लिख ही लेता हूं पहले, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझना आसान हो जाए। एग्जाम में कभी भी ऐसा लिखने का ट्राई मत करना जैसे मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन देखो और सीधा जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ना, वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। दूसरा क्या है, x² प्लस nx प्लस 17 इज इक्वल टू 0। और तीसरा जो इक्वेशन हमको यहाँ पे दे दिया, उसने क्या दे दिया है, x² प्लस m प्लस nx। ठीक है,
और प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ये दे दिया। बोलता है हैव अ कॉमन निगेटिव रूट, इन तीनों में एक कॉमन निगेटिव रूट है। कॉमन रूट समझ रहे हो, मतलब कॉमन रूट क्या होगा कि आपको बस x की वैल्यू निकालनी है। मान लो आपने x निकाल दिया 36, ठीक है। कॉमन निगेटिव रूट मतलब x शुड बी माइनस 36, 36 नहीं हो सकता। अगर आपने कॉमन मतलब एक x की निगेटिव वैल्यू निकाल दी ना, यहां पे डाल दोगे, यहां पे डाल दोगे, ठीक है, इन दोनों में डालोगे तो x तो खत्म हो जाएगा, m निकल जाएगा, n निकल जाएगा, और 2m प्लस 3n की वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते थे। समझ आई बात? कुछ भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीज करने को नहीं है, बस कैसे भी करके आपको तीनों इक्वेशन को देखते हुए सॉल्व करके कैसे भी करके आपको यहां पे x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट। अभी देखो कैसे करते हैं इसको। जैसे जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि अगर आप ऊपर की दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो, ठीक है, अगर दोनों को ऐड करते हो तो m प्लस एन एक्स बना देगा ये। तो m प्लस एन एक्स इसमें से माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म में कोई नंबर आएगा और वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। उसका हम निगेटिव वाला पोर्शन काउंट करके यहां पे रख देंगे, यहां रख देंगे, m और n की वैल्यू निकलेगी, फाइनल आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है इतना बोलने से आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि ये क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं था। अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 2x स्क्वायर प्लस m प्लस एन एक्स प्लस 17 और 9 कितना हो गया, 26 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गया। अब हमको क्या करना था, ये इक्वेशन जैसे ही बनी उसमें से अगर आप इसको माइनस कर देते हो, इसमें से इसको हटा देते हो, तो क्या हमारा m प्लस एन एक्स माइनस एम प्लस एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हम देखते हैं 26 माइनस 35 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मिल गया जी आंसर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज प्लस 9 एंड माइनस 9। किसको आप कंसिडर करोगे, हैव अ कॉमन निगेटिव रूट। निगेटिव कौन सा होता है, प्लस 9 या माइनस 9, प्लस 9 हटाओ यहां से, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 9 आ गई, ठीक है, x आ गया हमारे पास माइनस 9, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू डाल दो, यहां पे डाल दो x की वैल्यू -9। जब आप यहां पे -9 डालोगे तो क्या हो जाएगा, -9 नहीं, x की वैल्यू +-3, सॉरी, x और x की वैल्यू क्या आया था आपके पास, 9 आया था ना एक्स स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा +3 और -3, प्लस को नहीं लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। स्क्वायर रूट नहीं निकाला था मैंने, x की वैल्यू -3। यहां पे जब आप +3 डाल दोगे, -3 डालोगे, 3 3 जा 9, ठीक है, प्लस यहां पे जब आप -3 डालोगे तो -3m और +9 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो 9 और 9 18, अंदर जाके माइनस का हो जाएगा, -3m इज इक्वल टू -18, और x m की वैल्यू आपके पास आ गई 6, m आप निकाल चुके हो, आ गया 6। सेम x की वैल्यू -3 इस वाली इक्वेशन में डालते हैं। जब आप यहां पे डालोगे 3 3 जा 9, प्लस का 9, प्लस माइनस हो जाएगा -3n और +17 इज इक्वल टू 0 मिल गया यहां से, ठीक है। तो 17 और 9 26 होता है, और हमारे पास 3n की वैल्यू आ जाएगी 26, एंड विल गेट n इज इक्वल टू 26/3। n आ गया, m आ गया। फाइनल आंसर जो आपको निकालने को बोलता है क्वेश्चन में, वो क्या बोलता है, फाइनल आंसर है हमारा 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n। तो 2m की वैल्यू कितनी आपने निकाली, m आपने निकाला है 6 और +3, n की वैल्यू आप क्या निकाले हो, 26/3। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, 6 2 जा 12 प्लस 26, आंसर विल बी 38। 38 था, थीटा क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर आपको टाइप करना था 38, ठीक है। तो ऐसा सवाल नहीं था जिसको आप स्किप करो, थोड़ा थिंकिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रांग करके हम लोग यहां से इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का। अभी मैंने क्या बोला, टाइम एंड वर्क तो सभी को आता होगा, कुछ होता है कई बार ऐसा कि हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में भी उलझ के रह जाते हैं और नहीं सॉल्व होता।
ध्यान से पढ़ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबी क्वेश्चन लिखा है, बट ऐसा नहीं है कि हम इसको स्किप करें, हम इसको भी ट्राई कर सकते थे, और जो भी देखिए बेस्ट पॉसिबल अप्रोच होगा। फिर से हम वही बात बोल रहे हैं कि आपको मेरे चैनल के, हमारे इस चैनल के शॉर्ट्स में कई 2024 के स्लॉट के क्वेश्चंस हम लोगों ने सेम एलआर का भी डिस्कस करा हुआ है, क्वांट का भी करा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी का भी करा हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, वो तो एक अलग सीरीज हमारी चल रही है शॉर्ट्स में, बट यहाँ पे हम लोग फुल वीडियो पे भी फोकस्ड हैं कि एक एक स्लॉट को उठा के हम उसको कवर करेंगे। मान लो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट अगली वीडियो में स्लॉट 1 का क्वांट जो होगा उसको हम पूरा कवर अप ले लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया कि रेनू वुड टेक 15 डेज वर्किंग 4 आवर्स पर डे टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेनू को कितना समय लगता है, 15 दिन लगता है, और 4 घंटे पर डे काम वो करती है। तो ऐसा होगा क्या कि रेनू को पूरा 60 घंटे का समय लग रहा होगा? अब इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, 15 दिन काम हो रहा है, हर दिन 4 घंटे काम हो रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 घंटे में वो पूरा काम खत्म कर रही होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो दूसरा है कौन सा है, रेनू वो टेक 15 days वर्किंग 4 hours पर डे टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, वेयर एज सीमा, जो सेकंड पर्सन है वो है सीमा। सीमा कितना समय लेती है, सीमा वुड टेक 8 days वर्किंग 5 hours पर डे। तो सीमा को कितना लगेगा, 5 घंटे पर डे, हर दिन 5 घंटे, 8 दिन तक काम करेगी, तो 8 पंजे 40 घंटे का समय लगेगा काम को कंप्लीट करने में। टोटल वर्क क्या हम 120 ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, टोटल वर्क। अब हम इन दोनों की एफिशिएंसी या हम रेट निकाल सकते हैं। ये किस रेट से कर रही होगी, ये किस रेट से, 12 2 वर्क पर आवर ये काम करती है, और ये कितना करती है, 3 वर्क पर आवर के रेट से काम होता है। सब कुछ अलग है, वो वर्क है, ये टाइम है, और ये वर्क पर आवर है, ये इनका रेट है, इस रेट से काम होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब बोला गया कि दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क। दोनों ने साथ में काम को करना चाहा और काम को खत्म करने की कोशिश की है इन दोनों ने, लेकिन सीमा क्या करती है, एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू। तो यहां पे मैं अभी ना पूरा प्रॉपर मेंशन करता हूं, सीमा और ये है रेनू। सीमा ने जो करा, सीमा ऐसे बोलती है कि मैं पर डे डबल काम करूंगी, यही है, सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू। तो अगर रेनू एक्स आर पर डे कर रही होगी, तो बताओ सीमा कितना करेगी, डबल, 2x आर पर डे करेगी। वर्क नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ आवर्स की बात है कि अगर रेनू 5 घंटे एक दिन में काम कर रही है, तो सीमा कितना करेगी, 10 घंटे एक दिन में काम करेगी। तो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को यहां तक कंप्लीट कर दिया, यहां तक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वाइल रेनू, अब रेनू बोलती है, रेनू एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा। रेनू बोलती है कि ये डबल डेज के लिए काम करेगी, मतलब अगर सीमा उस पे 5 दिन काम कर रही है तो रेनू 10 दिन काम करेगी, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं, मान लो सीमा ने बोला कि ये वाई डेज काम करेगी, वाई डेज, तो ये कितने दिन करेगी, ये 2 वाई डेज काम को करेगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अगर वो वाई डेज करेगी तो वो 2 वाई डेज वहां पे काम को कर रही होगी। अब हमने क्वेश्चन को कहां तक कर दिया, यहां तक खत्म कर दिया। हमें एक और इंफॉर्मेशन दी थी, बोलता है इफ रेनू वर्क्स 2 आवर्स पर डे। देखो रेनू ने कितना काम करा, 2 आवर्स पर डे। तो यहां पे ना ये हमें दिया हुआ था, एक्स की जगह पे हमने क्या करा, 2 आवर्स पर डे। तो क्या बता सकते हो कि सीमा कितना कर रही होगी, ये डबल आर कर रही होगी, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 आवर्स पर डे, इसका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहां से हमने ये देखा कि अगर हम लोग यहां से एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है, इफ रेनू वर्क्स 2 आवर्स देन द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क इज, मतलब हमें y की वैल्यू यहां पे निकालनी है, y की वैल्यू कितनी होगी। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर ये 4 आवर्स पर डे करती है और y डेज तक करती है, तो क्या हम बता सकते हैं कि इसने कितने घंटे काम को करा होगा, ये तो निकाल सकते हैं कितने घंटे, 4 आवर्स पर डे और y डेज, तो कितने घंटे इसका काम हुआ होगा, इसका काम हुआ होगा 4y आवर्स, 4y आवर्स काम हुआ होगा। आप यूनिट को भी देख के जज कर सकते हो, देखो आवर्स पर डे और डे
जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो डे से डे कैंसिल हो जाएगा और आर बचेगा, 4y आर काम हुआ होगा। यहां पे देखो ये कितने घंटे काम हुआ होगा, ये भी 4y आर काम इसने किया होगा, ठीक है। इतने इतने घंटे ये दोनों काम को करती हैं। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये किस रेट से काम हो रहा है। यहां पे काम हो रहा है 2 वर्क 1 घंटे में, तो जो रेनू का है वो 2 वर्क 1 घंटे में है। तो क्या आप बता सकते हो कि रेनू ने काम कितना करा होगा, 1 घंटे में 2 काम वो करती है रेनू। तो यहां पे हमारे पास कितना आर है, हमारे पास है 4y आर। तो 4y आर में वो कितना काम कर देगी, 1 घंटे में 2 काम है, तो 4y आर में इंटू 2 मतलब 8y काम को कर देगी, 8y वर्क। और यहां पे देखो सीमा कितना करती है सीमा करती है 3 वर्क 1 घंटे में, तो यहाँ पे 4y आर में ये कितना कर देगी, इंटू 3 ये कितना काम कर देगी, 4 तिया 12 वर्क कर देगी और पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये टोटल काम कितना निकल के आया, हमारा टोटल काम आया 12 और 8 20 काम आया। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 20 काम आया ना, 20y जो होगा, और टोटल वर्क हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 है, तो क्या y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 120/20 मतलब आंसर है 6। y आ गया हमारा 6 ना। और हमसे क्या पूछ रहा था सवाल, यही पूछ रहा था कि देन द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क। तो हमने यहाँ पे निकाला है कि जो सीमा है वो y डेज काम को करेगी, और हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं 6 है। तो जो आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, 6 डेज होगा, ठीक है। कैट का क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का है, थोड़ा सा घुमाएगा वो सवाल को, बट ऐसा नहीं था कि अटेम्प्ट करने लायक ना हो, आप इसको कर सकते थे अगर आपका टाइम एंड वर्क पे थोड़ा भी कमांड है तो, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान। अगर आप टोशेंट अप्रोच के थ्रू इस पे जाते हो तो दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन हार्डली 20 सेकेंड्स। हार्डली 20 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हमसे पूछा व्हाट व्हेन दिस नंबर is divided by 7 then what will be the remainder। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, रिमाइंडर क्या होगा। तो हमसे ये बोला गया कि 10 raised to power 100 था when this number is divided by 7। बहुत अच्छी चीज दी है कि नीचे 7 दिया है। when denominator is prime, जब ये वाला नंबर प्राइम होता है, टोशेंट अप्रोच से हम निकाल सकते हैं। आप अभी सिर्फ समझो कि हमें एग्जाम में करना क्या था। अगर ये प्राइम है तो इसका जो टोशेंट होगा इससे 1 कम होगा, क्या होगा, 6 होगा, ठीक। जो भी इसकी पावर है दिस पावर शुड बी डिवाइडेड बाय 6, और हमें बताना है रिमाइंडर क्या निकलेगा। अगर आप 100 को 6 से डिवाइड करते हो देन यू विल गेट द रिमाइंडर 4, ठीक है। तो अब हम फाइनल एक चीज लिखते हैं जिसको आप ध्यान से देखना फाइनली, कि 100 की पावर 10 की पावर 100/7 का जो रिमाइंडर होगा वही किसका रिमाइंडर रहा होगा, 10 की पावर 4/7 का। समझ आ रही बात। 7 का टोशेंट 6, प्राइम नंबर का टोशेंट 1 कम होता है, 7 से 1 कम करा 6, इसकी पावर को 6 से डिवाइड करके आपने रिमाइंडर चेक करा, रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। अगर रिमाइंडर यहां पे 4 आया है तो 10 की पावर मतलब जो आपसे पूछ रहा था ना, इसका रिमाइंडर वही होगा जो 10 की पावर 4/7 का रिमाइंडर होगा। ये तो निकाल सकते हो 10 की पावर 4/7। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है, इसको 4 10 में ब्रेक कर लो, 4 10 में ब्रेक करो, 7 से डिवाइड करो, हर जगह पे रिमाइंडर निकाल दो कितना होगा। जब 10 7 से डिवाइड होगा रिमाइंडर 3, जब 10 7 से डिवाइड होगा रिमाइंडर 3, 10 7 से डिवाइड होगा रिमाइंडर 3, 10 7 से डिवाइड होगा रिमाइंडर 3। और इन सभी पॉजिटिव रिमाइंडर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट द रिमाइंडर 81। बट रिमाइंडर आपका 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर से 7 से डिवाइड कर दो, 77 होगा और 11 टाइम्स होगा, और इसको आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 है ऑप्शन बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कैट 2024 के स्लॉट फर्स्ट का, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप देखना हम लोग आगे और 5-10 क्वेश्चंस करेंगे, तो 2 से 3 सेशन हमें पूरा कंप्लीट लगेगा इसको पूरा एक्सप्लेन करने में कैट का 2024 के स्लॉट फर्स्ट के क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।